आप सब लोगों को हेलो। चैलेंजर सीरीज का सेट 2, आप लोगों ने सेट 1 को पसंद किया, आपने अटेम्प्ट किया। अच्छा, क्वेश्चंस रूल्स तो वही होते हैं ना, उसमें थोड़े बहुत उसके पूछने का तरीका चेंज हो सकता है या फिर डिफिकल्ट हो सकता है। और मैं वैसे क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें रूल वही हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, बट उनके पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको चुनना वो था जो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट और एप्रोप्रिएट हो। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सेंटेंसेस थे। अब इसका अगर आंसर आप सोचो तो आंसर वाज डी। और इसमें जो बेसिक एरर था, मैं एरर को डिसाइड करने के पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन, मेरे ग्रामर वाले सीरीज में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे थे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में रिलेटिव प्रोनाउन का एरर दिया हुआ था। जैसे राम who works hard is a very good boy। मैं ऐसे ही एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं, वेरी गुड बॉय। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो आपका ये जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो पार्ट दिया हुआ है यहां पे, who works hard, इस सेंटेंस में ये हु जो है ये इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस हु का इससे कोई कनेक्शन बस एकमात्र है कि ये हु और राम दोनों इक्वल हैं, लेकिन राम जहां इसका सब्जेक्ट माना जाएगा, वर्क्स का हु मानना पड़ेगा। राम whom I like is a very good boy। इस सेंटेंस में आप अभी ध्यान दो तो जैसे यहां मैंने किया, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट था, यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब आया हुआ है ऑलरेडी, और ये जो हुम है वो उसका ऑब्जेक्ट है। मैं राम को पसंद करता हूं, जैसे राम और हु इक्वल था वैसे राम और हुम इक्वल है। अभी भी राम इस वर्ड का सब्जेक्ट है। अगर हमारे दिमाग में बात आ गई कि इसका सब्जेक्ट ये है तो हम फिर वैसा ही कुछ यहां करने लगेंगे। इसलिए इस पार्ट का कोई भी चीज बाहर से आप मत लीजिएगा, बस खाली ये कि ये राम होम के लिए लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो अगर ऑब्जेक्ट है तो वो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, उसको मेन सेंटेंस है, इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, कोई लेना देना नहीं है। अब अगर एक और सेंटेंस लो, इट इज राम who I think has done something wrong। अब अगर इस सेंटेंस को देखो, सॉरी, इस पार्ट को, रिलेटिव प्रोनाउन का जो सेंटेंस है, इस पार्ट में आई थिंक का ये ऑब्जेक्ट होगा। हम उसके बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहा है, सोचने का काम आई कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर तुम सेंटेंस को देखो तो इज का सब्जेक्ट इट है, ठीक है, थिंक का सब्जेक्ट आई है, और मैं हैज डन का अगर सब्जेक्ट खोजना होगा तो मैं राम को नहीं ले सकता। अब अगर ये इस सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो यहां पे हुम होना चाहिए था, हुम। ठीक है, और मैं हैज डन का सब्जेक्ट राम को नहीं ले सकता क्योंकि राम इज का कंप्लीमेंट है, और एक ही सेंटेंस में एक वर्ड कंप्लीमेंट बने और सब्जेक्ट बने, दोनों नहीं काम कर सकता वो। तो मेरे को इसका एक सब्जेक्ट तो चाहिए इस वर्ब का। अब जब ये कंडीशन आ जाए
कि रिलेटिव क्लॉज में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए और मेन सेंटेंस के पार्ट में एक आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो वहां पे whom का इस्तेमाल नहीं करेंगे, who का यूज करेंगे। और इस who को माना जाएगा कि वो एक साथ दो काम कर रहा है। ये अपने रिलेटिव क्लॉज में ऑब्जेक्ट है और अपने मेन सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब यहां पे चीजें बहुत क्लियर है। ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको कि whom भी चाहिए और who भी चाहिए। इसके लिए who चाहिए था, इसके लिए whom चाहिए, और जब दोनों आ जाए तो आप whom नहीं इस्तेमाल करोगे, who इस्तेमाल करोगे। अब इस रूल को दिमाग में रख के अभी जरा देखिए, पहले रिप्रेजेंटेड ब्राजील, इसका ये वर्ब हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट इसे ये वर्ब हो गया। मेनी पीपुल कंसिडर, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तो इज का सब्जेक्ट कौन? और पहले को हम नहीं ले सकते क्योंकि वो एक वर्ब है, तो मेरे को कंजंक्शन भी चाहिए था, और ये कंजंक्शन यहां पर आपको दो चाहिए। मेनी पीपुल कंसीडर का ऑब्जेक्ट चाहिए और इज का सब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए यहां पे हु करना होगा। वही जो रूल मैंने पीछे में बोला था। नेक्स्ट सेंटेंस में आप बी में देखो, अब इस सेंटेंस में आप देखो, तो आपका यहां पे अगर ये हु सब्जेक्ट वाले फॉर्म में है, नॉमिनेटिव फॉर्म में है, तो इसके लिए कोई ना कोई तो वर्ब चाहिए था, और इस वुड होल्ड रिस्क का सब्जेक्ट ये हो गया, न्यूज ब्रोक आउट का सब्जेक्ट हो गया, इसका ये न्यूज इसका सब्जेक्ट हो गया। तो अभी कोई वर्ब खाली नहीं है, जैसे यहां पे इज खाली था, तो आपको यहां पे हुम लगाना होगा, हु नहीं लगाना होगा। अभी ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे हम लोगों ने पीछे मैं जब समझा था जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट का खाली जरूरत था, तो हमने हुम का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, हाँ, इंग्लिश मैन बोलते हैं कि हु और हुम में कोई अंतर नहीं है, आप हु भी लगाओ तो भी सही है, हुम लगाओ तो भी सही है। बट हमारे यहाँ इंडिया में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एग्जामिनर एग्जैक्टली मानता है और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप हु को काट के हुम करो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इस इज का सब्जेक्ट कौन? यही होगा ना, और तो कोई नहीं होगा। और चूंकि इज का सब्जेक्ट होगा तो हुएवर, हु और हुएवर में अंतर नहीं है, दोनों सब्जेक्ट की तरह ही काम करेंगे। हाँ, उनका कुछ रूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आपको अगले वीडियो में जब रिलेटिव प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट जब मैं आपको वीडियो मिलेगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि हु और हुवर में अंतर क्या है। बट चूंकि इज का अगर आप ध्यान दो, टेंशन विद द बिजनेस पार्टनर की इंक्रीज का सब्जेक्ट यहां है, मिस्टर सिंह डिसाइडेड का सब्जेक्ट मिस्टर सिंह है, टॉक चूंकि टू विजिट एंड टॉक, अब आपका इज का सब्जेक्ट नहीं था तो आपको यहां पे हुएवर लगाना होगा। चूंकि तीनों में मिस्टेक हो गया, इसलिए यहां पे हु डू यू थिंक वाज रिस्पॉन्सिबल, अब देखो तो वाज, यहां पे डू यू थिंक का ऑब्जेक्ट चाहिए था, और चूंकि इंटरोगेटिव है वाज का सब्जेक्ट चाहिए था, तो आपको हु तो लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इस सेंटेंस में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको तो ये सीधा सीधा पता चल गया होगा कि यहां पे वाज ब्रोकन होगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है और इज के साथ भी टू नहीं आता, तो इन दोनों के जगह पे वाज ब्रोकन होगा। ये आपको समझ में आ गया। वी वेयर अनवर्ड लिखा हुआ है तो पास्ट का सेंटेंस है, हम चूंकि पास्ट की बात कर रहे हैं।
और वर्ब को पैसिव बनना था तो वॉज ब्रोकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास इज नॉट भी लगा है नेगेटिव में और नो वेयर भी लगा है, और एक ही सेंटेंस में दो बार नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, सो इसको एनीवेयर कर देना है। ये क्वेश्चन अभी आपका अभी तक में दोनों पार्ट बहुत आसान था। सी आपका सही था, एंड डी में आप जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। यहां भी सेम रूल, नॉट लगा हुआ है और हार्डली लगा हुआ है, और जैसे नॉट के साथ नो लगा हुआ था वैसे वो भी नेगेटिव है, और हार्डली भी एडवर्ब के तौर पे नॉट का ही मीनिंग देता है। सो एक सेंटेंस में दो नेगेटिव नहीं, वी हैव नॉट इनिशिएटेड, हार्डली सीधे हटा देने का है, या वी हैव हार्डली इनिशिएटेड। नॉट हटा दोगे हार्डली रह जाएगा, नॉट रखोगे हार्डली हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया कि आपको बोल रहा है कि दो पार्ट भी देखना है, और दोनों पार्ट में कौन सा सही है। आंसर है कि ए और डी दोनों ऑप्शन सही थे। इसमें क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका एरर जो है क्या आपको मिला है। एरर ये है कि प्रोजेक्ट के पहले द लगेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट एक कॉमन नाउन है, और रूल ये देखो, आर्टिकल का जो ओमिशन का एरर होता है ना, जब वहां लगना चाहिए और वो नहीं है, तो ये ग्रामर का टफेस्ट सेक्शन होता है। टफेस्ट सेक्शन, आर्टिकल वहां होना चाहिए था और वो नहीं है, और ये कॉमन नाउन अगर सिंगुलर में हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। द इंडिविजुअल स्टार्स, अब चूंकि द लगाया है तो वो तो इन स्टार्स को स्पेसिफाई करा रहे हैं, राइटिंग वाला जो जिन्होंने लिखा है वो इसको स्पेसिफाइड करके दे रहे हैं। सो आपका द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस हाउएवर टू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप। ये देखो यहां पे ग्रुप के पहले भी द लगा है, प्रोडक्ट के पहले भी द लगा है, जहां जहां कॉमन नाउन होगा कोई ना कोई आर्टिकल लगा। अब वो आर्टिकल द था चूंकि स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहा था, और आप ध्यान दीजिए क्या ये आपको दिखा था, विथ ए सिंगल माइंडेड फोकस, विथ अ फोकस ऑन। आप जरा ध्यान दो, ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा है, जैसे हम लगाते हैं ना अ गुड बॉय, बॉय के लिए ए लगा है। हाँ, वो ए लगेगा कि एन लगेगा वो एडजेक्टिव के कॉन्सोनेंट या वोवेल टेकअप लेने पे डिपेंड करता है, बट वो लगता है बॉय के लिए। सो विथ अ सिंगल माइंडेड फोकस ऑन द गोल। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में अगर आपको दिखा होगा तो इट वाज क्वाइट नाइस, और आप अपने से खुश हो सकते हो, लेकिन एक तो मिस कर ही जाता है, मेरा अपना ओपिनियन है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास इस क्वेश्चन में अगर मैं आंसर बोलूं तो आंसर है ओनली डी, और ए बी और सी तीनों में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक होगा, क्या आपको दिखा था, ये चीजें देखो, तुम्हारे एग्जामिनेशन में बहुत छोटे छोटे एरर्स आते हैं। अगर यहां एरर दिख रहा है तो वो छोटे छोटे एरर, हम लोग जैसे अभी कम्युनिटी पोस्ट पे होता है, बहुत सारे लड़के बोलते हैं एरर बहुत आसान है, एरर बहुत आसान है, तो यहां पे उन लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूं कि आप यहां पे आके एरर को खोजो, वो यहां आए, इस क्वेश्चन को देखें। हाँ, क्योंकि ये चैलेंजर तो है ही ना। अभी आप ध्यान देखिए, एक सेंटेंस, आई असिस्टेड हिम डूइंग हिज वर्क।
अगर मैं ये लिखूं तो आपको पक्का पता चलेगा कि यहां पे कुछ गड़बड़ है। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे यहां पे इन लगना चाहिए, क्योंकि असिस्ट के साथ इन लगता है, किसी काम में सहायता करना। वो हिंदी से नहीं मैं गाइड कर रहा हूं, असिस्ट के साथ इन लगता है जब आप जिस चीज में सहायता करते हो। प्लीज असिस्ट मी इन माय प्रोजेक्ट। ठीक है, अब अगर इस पार्ट को तुम ध्यान दो तो दैट असिस्ट, अब ये दैट लगा था तो वो दैट लगा हुआ है क्लाउड्स के लिए, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के लिए, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के लिए, सॉरी क्लाउड्स के लिए लगा हुआ था, तो ये प्लुरल हो गया। दैट असिस्ट केमिकल रिएक्शंस, वो केमिकल रिएक्शन की सहायता करते हैं इन ब्रेकिंग डाउन ओजोन, ओजोन का क्षय करने में। यहां पे इन का इस्तेमाल होगा। क्या वो आपको दिखा था? मैं यहां और क्लियर लिख देता हूं, क्या वो आपको दिखा था? ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर, सेंटेंस नंबर बी में देखो आप, एक क्वेश्चन देखो, सेंटेंस आसान किया है तो, आई मेड हिम लाफ। अब ये लाफ अगर सोचो कि ये है क्या, V1 है, रॉन्ग। V1 होगा तो लफड़ा हो जाएगा कि एक फाइनाइट वर्ब यहां, दूसरा फाइनाइट वर्ब यहां, कंजंक्शन नहीं है। दूसरा कि एक फाइनाइट वर्ब पास्ट में, दूसरा फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट में, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, टेंस का एरर। ये एक्चुअली बेयर इन्फिनेटिव है। टू V1 फुल इन्फिनेटिव कहा जाता है, और उसका अगर टू साइलेंट हो जाए तो आपको अपने आंख से दिखेगा वो V1, बट वो है नहीं, वो बेयर इन्फिनेटिव है। इसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। अब अगर आप यहां देखो, मेकिंग देम टू ब्रेक अपार्ट, मेकिंग देम ब्रेक अपार्ट, वही मेक है, और मेक का कोई भी फॉर्म चलेगा। मेक हिम लाफ, क्वेश्चन नंबर सी। और यहां तो मेनी के साथ में एन लगा हुआ है, बस एन को काट दिया जाए। सी आपको दिखा होगा, सी में एरर बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि मेनी के साथ रूल ये है कि आप मेनी को, मेनी बॉयज हैव कम, और इसी मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। आप मेनी ए, तब फिर नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। ये रूल बड़ा पॉपुलर है। अब अगर इसको तुम ध्यान दो तो मेनी एन ऑफेंडिंग केमिकल्स, चूंकि केमिकल्स भी लिखा हुआ है, हैव भी प्लुरल डाला हुआ है, इसीलिए एन को मत छोड़ो, एन को हटा दो, बस मेनी ऑफेंडिंग केमिकल्स हैव नाउ बीन बैंड। मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे। अब इन 4 क्वेश्चंस में आपके कितने आंसर सही थे, मैंने को रूल्स भी समझा दिया है, ताकि आपको वो रूल कैसे वो चेंज हुआ है। अगर आपको गड़बड़ हुआ होगा तो मैं श्योर हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन के हु और हुम वाले में थोड़ी सी परेशानी होगी, और आर्टिकल में थोड़ा सा परेशानी होगा। आर्टिकल का एरर हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है। मैं ऐसे पोजर्स, जिनको टफ टाइप के क्वेश्चंस कहे जाते हैं, मैं आपको चैलेंजर सीरीज में देता रहूंगा। अब वो खाली ग्रामर से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी मैंने ग्रामर से शुरू किया, क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आता है, मैंने वही शुरू किया है। मैं और भी वैरायटी दूंगा, क्योंकि वीक में तो कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, अभी हम लोग बहुत सारे बात कर रहे हैं। सो ग्रामर के सॉलिड प्रैक्टिस के लिए मैं इन क्वेश्चंस को दे रहा हूं। आप इंजॉय करो, पार्टिसिपेट करो और खोजने की कोशिश करो, आपको मजा आएगा। क्वेश्चन सेट करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। सी यू देन, मिलते हैं अगले वाले सीरीज के साथ। थैंक यू।